उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों, श्रोतागण, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के बंधुओं और भगिनियों का मध्य प्रदेश विधानसभा के इस भव्य मानसरोवर सभागार में आयोजित आरोग्य भारती के 10वें वार्षिक प्रबोधन वर्ष 2024 कार्यक्रम में मैं वैद्य शुभांशु, सह संयोजक चिकित्सा महाविद्यालय आयाम, आरोग्य भारती भोपाल महानगर आत्मीय स्वागत करता हूँ। मैं आरोग्य भारती मध्य भारत प्रांत के उपाध्यक्ष एवं भोपाल महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी से अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश विधानसभा, मुख्य वक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, माननीय सांसद महोदय राज्यसभा एवं कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि माननीय डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव आरोग्य भारती को लेकर आरोग्य के आदिदेव भगवान श्री धन्वंतरी की प्रतिमा के सम्मुख पुष्पार्पण एवं दीप प्रज्वलित करें। चूँकि आरोग्य भारती पर्यावरण के क्षेत्र में भी स्वास्थ्य सेवा में रही है, अतः मैं सम्माननीय अतिथियों से विनम्र आग्रह करूँगा कि माँ सीता के शोक को हरने वाले पंचा स्थापित सीता अशोक के पादप पर जल अर्पण कर आरोग्य भारती के इस नवाचार के साथ आज के कार्यक्रम को अग्रिम दिशा प्रदान करने की कृपा करें। माननीय अतिथिगण, अब मैं डॉक्टर हरेंद्र मोदी जी, मध्य भारत प्रांत कार्यालय प्रमुख को मंच पर धन्वंतरि स्तवन हेतु आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर हरेंद्र मोदी। आप सभी लोग कमर से निकल कर बैठेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अब मैं धन्वंतरि स्तवन गायन करूँगा, आप सभी लोग सुनेंगे। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरवन्दितपादपद्मं लोके जरारोग्यभयमृत्युनाशं दातारमीशं दिव्यौषधीनां न त्वमहं कामे राज्यं न स्वर्गं न पुनर्भवं कामे दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनां। धन्यवाद।
कार्यक्रम के गणमान्य अतिथियों के परिचय हेतु मैं मंच पर डॉक्टर मधुसूदन देशपांडे जी, संपादक आरोग्य संपदा पत्रिका एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य आरोग्य भारती को मंच पर निमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर मधुसूदन देशपांडे जी। नमस्कार। भोपाल महानगर के व्याख्यानमाला के 10वें वार्षिकोत्सव में आप सभी का यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, सारस्वत अतिथि के रूप में डॉक्टर अशोक कुमार वाजपेयी जी हैं। मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जिस परिसर में हम लोग बैठे हैं उसके विधानसभा अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, और आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं। आप मूलतः मुरैना जिले के निवासी हैं। छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में आपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। नगर निगम के पार्षद, भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी के रूप में, बाद में प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, विधायक के रूप में, महत्वपूर्ण विभागों में आप मंत्री भी रहे और उनके उत्कृष्ट कार्यकाल को देखते हुए वर्ष 2008 में आपको सम्मानित भी किया गया था। भाजपा में प्रदेशाध्यक्ष के रूप में, राज्यसभा सदस्य के रूप में, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में हम सभी अच्छी तरह से उनको जानते हैं कि उनके कार्यकाल को भी जानते हैं। संगठनात्मक कौशल, प्रशासनिक पकड़, कुशल रणनीतिकार के रूप में आपने अपनी विशिष्ट पहचान बनाई हुई है। हम आज आरोग्य भारती कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। मैं महानगर के अध्यक्ष अभिजीत देशमुख जी से निवेदन करूंगा कि आप उनका स्वागत करें। हम सभी के लिए बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज मुख्य वक्ता के रूप में आदरणीय डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे बीच में। आप राज्यसभा के वर्तमान में सांसद हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियर में PhD प्राप्त करने के बाद छोटी उम्र से ही, मतलब युवावस्था से ही अपनी प्रतिभा से आप राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय हुए और मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार के साथ ही भाजपा अध्यक्ष के राजनीतिक सलाहकार के रूप में भी आपने अपनी छाप छोड़ी है। ज्ञान का जब विषय आता है तो ज्ञान का मर्म, ज्ञान की सामयिक विवेचना, उसका तर्कपूर्ण विश्लेषण करने की आपके ज्ञान को हम सभी जानते हैं। ज्ञान का दर्शन क्या हो, विज्ञान क्या हो, उसको सरल भाषा में रोचक और बुद्धिगम्य तरीके से प्रभावी प्रस्तुतिकरण को हम सब लोग देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं और बार बार सुनना भी जाते हैं। आज हमारा सौभाग्य है कि आज मुख्य वक्ता के रूप में आज हमारे बीच में है। तो उनके स्वागत के लिए श्री गौरव तिवारी जी को आमंत्रित करता हूँ। मानसरोवर समूह के CM जी आदरणीय गौरव तिवारी जी। दिखाऊंगा। आरोग्य भारती का जो इतना विशाल रूप हम लोग देख रहे हैं, ये विभिन्न आयोगों में काम करते हुए आरोग्य भारती सक्रिय हो रही है। उसके पीछे अगर कोई है और हमारे डॉक्टर अशोक कुमार वाजपेयी, आप विगत 13 वर्ष पूरा जीवन अर्पित कर दिया। 2 प्रांतों में, कानपुर में और झारखंड में प्रांत प्रचारक के रूप में आपने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और विगत 13 वर्ष से आरोग्य भारती के
सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो स्वास्थ्य का विषय है वो सिर्फ चिकित्सा तक सीमित नहीं है, उसमें जागरण भी है, प्रबोधन भी है, प्रशिक्षण भी है, नीति निर्धारण भी है, इनका भी सब अपना महत्व है। और आरोग्य भारती ने लगभग 2 दर्जन आयामों के माध्यम से इस क्षेत्र में एक जो सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उसके पीछे का चिंतन, उसके पीछे की मेहनत और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन आदरणीय अशोक जी हम लोगों को करते आ रहे हैं। मैं उनके स्वागत के लिए श्री कृष्ण मोहन जी को आमंत्रित करता हूँ। हमारे सभी के प्रिय डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी को हम सब जानते ही हैं, भोपाल महानगर के आप अध्यक्ष हैं और विशेष रूप से एक कुशल एंडोस्कोपिक सर्जन के रूप में आपकी ख्याति है। उसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में भी आपने अपना स्थान बनाया हुआ है। मैं आरोग्य भारती की तरफ से आपका भी यहाँ स्वागत करता हूँ। आज पूरे महानगर से सभी जगह से अलग अलग क्षेत्र से लोग सभी यहाँ आए हुए हैं, चिकित्सक हैं, गणमान्य नागरिक हैं, विद्यालय महाविद्यालयों के छात्र हैं। मैं सभी का इस व्याख्यानमाला के वार्षिकोत्सव में स्वागत करता हूँ। अपने व्यस्ततम समय में भी हमारे मध्य अपनी उपस्थिति से हमें अनुग्रहित करने वाले आज के अतिथियों के स्वागत वचन निमित्त मैं डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी से आग्रह करूंगा कि वो पोडियम पर आएं और अतिथियों के हेतु स्वागत वचन में 2 शब्द कहें। डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी। आरोग्य भारती के वार्षिक व्याख्यान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अदम्य नेतृत्व क्षमता के धनी मध्य प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। संस्कृत में एक सूक्ति है, यथा नाम तथा गुण। जैसा नाम वैसा गुण, नाम दर्शाता है गुण। एक व्यक्तित्व है जिसके नाम के यथार्थ में चंद्रमा की किरणों जैसा शांत और शीतल स्वभाव और 3 वेदों का ज्ञाता। पर मैं बताना चाहूँगा कि इस यथार्थ को इससे बढ़कर भी कुछ है। भारत की संस्कृति पर जब कोई उंगली उठाता है तो वो सूरज तेज किरणों जैसे और शेर सा दहाड़ कर भराइशी करने वाला, 4 वेदों का ज्ञाता, पुराण का ज्ञाता, ऐसा व्यक्तित्व जिसमें बुद्धि रूपी सरस्वती विराजती हैं, विवेक रूपी गणेश बसते हैं। ऐसे हमारे आज के मुख्य वक्ता राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी को मैं नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज के कार्यक्रम के सरस्वत अतिथि हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर अशोक वाजपेयी जी पूरे भारत में माई हेल्थ इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस भाव को विकसित करने के लिए पूरे देश में प्रवास करते हैं और स्वस्थ राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है उनका। हम उनसे सीखते हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, उनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज का जो विषय है वैश्विक स्वास्थ्य अवधारणा में भारतीय स्वास्थ्य चिंतन का दृष्टिकोण, एक ये बहुत प्रैक्टिकल विषय है और इस विषय पर मुझे लगता है कि डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी से अच्छा वक्ता नहीं हो सकता। आपके व्याख्यान से इस विषय को बल मिलेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत आभार।
कार्यक्रम के अग्रिम प्रवाह में अब मैं आरोग्य भारती भोपाल महानगर द्वारा आयोजित सूचना एवं वार्षिक प्रबोधन नृत्य हेतु श्री मिहिर जी को बुलाना चाहूँगा। आप आरोग्य भारती राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य एवं भोपाल केंद्रीय कार्यालय प्रमुख के रूप में विगत 12 वर्षों से सेवारत हैं। श्री मिहिर जी। हम सबके लिए एक सौभाग्य है कि आरोग्य भारती का केंद्र भोपाल है, और इससे भी अधिक सौभाग्य है कि हमारे राष्ट्रीय संगठन सचिव जी का केंद्र भोपाल है। तो कुछ ना कुछ उनसे मार्गदर्शन काम करने के लिए अधिक से अधिक मिलते रहता है। कभी भी आते हैं ऐसा करना कैसे करना, तो कार्य की एक रचना को कैसे विकसित करना और कैसे उसको एक रूप देना और वो निरंतर चलते रहे, इसके लिए सदैव उनका मार्गदर्शन मिलते रहता है। तो हमने 2014 से एक कार्य प्रारंभ किया कि प्रत्येक माह एक स्वास्थ्य के संबंध में प्रबोधन का कार्यक्रम करेंगे। प्रारंभ भी हो गया, चलने भी लगा। बहुत सारी कठिनाइयाँ आती रही। अशोक जी जब प्रवास से आते थे तो उसका समाधान भी हम सबको मिलता रहा, और वह एक कार्यक्रम के रूप में स्थापित हो गया। हम प्रत्येक माह एक विषय लेते हैं, उस विषय पर चर्चा करते हैं, प्रबोधन करते हैं, और बाद में 8 सितंबर को उस प्रबोधन का एक वार्षिकोत्सव मनाते हैं। और यह कार्य करते करते आज 10 वर्ष पूर्ण हो गया। इस 10वें व्याख्यानमाला के अवसर पर हम सब के बीच जो अतिथि उपस्थित हैं, आप सब जानते हैं, मुझे संक्षिप्त रचना और कुछ सूचना के लिए यहाँ बुलाया है। हम प्रत्येक वर्ष कुछ न कुछ आज के दिन ऐसा संकल्प लेते हैं कि एक वर्ष उसके अनुरूप कुछ कार्य करेंगे और उसका एक परिणाम समाज में दिखना चाहिए। ऐसा हम सब आरोग्य भारती के कार्यकर्ताओं का प्रयास रहता है। हमने गत वर्ष एक संकल्प लिया था कि प्रतिदिन एक पौधा भोपाल में लगाएंगे। हमारे कार्यकर्ता के द्वारा कम से कम एक पौधा लगना चाहिए, वह जीवित हो, उसकी भी चिंता हमको ही करनी है। और हम 1072 पौधा आज दिनांक तक लगा चुके हैं। इतना ही नहीं, सभी पौधों का नामकरण किया है। जैसे मनुष्य का नाम है, ऐसे उस पौधे का भी नाम है। सभी हम जैसे कार्यकर्ताओं के प्रयास से समाज के व्यक्ति ने उस पौधे को गोद लिया है और अपने माता और पिता के नाम से उस पौधे को स्थापित किया है, उसकी जियो टैगिंग की है। हम उसकी अभी लंबाई की नाप लिए हैं, 1 वर्ष बाद फिर उसको नापते हैं, और अभी तक सभी पौधे जीवित हैं। यह एक निरंतरता में चल पड़ा आदत सी हो गई है। प्रतिदिन कोई ना कोई कार्यकर्ता का फोन आता है, भाई साहब आज यहाँ पौधा लगाना है, आप आ सकते हैं। हमने कहा नहीं, किसी और को ले लेंगे। तो इस वर्ष हम सब ने मिलकर एक संकल्प लिया, सोचा, और आज वह संकल्प का दिन है कि आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाला, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे काम करने वाला एक सेवा संगठन है। व्यक्ति बीमार नहीं हो, इसके लिए हमको क्या करना। तो सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा सुझाव आने पर जो हमने तय किया कि इस वर्ष 1000 परिवार को स्वस्थ परिवार भोपाल महानगर में बनाएंगे। और आज इस संकल्प को हम अगले वर्ष फिर अपना आकलन करेंगे कि हम कितने तक पहुँचे। जब तक नहीं होगा तब तक करते रहेंगे। तो एक आपको जब आए होंगे, प्रवेश कर रहे होंगे सभागार में, एक पत्रक आपको मिला होगा हम सब कार्यकर्ताओं के द्वारा। उस पत्रक का के पीछे में एक प्रश्न है। स्वस्थ परिवार के हमने एक लक्षण बनाए हैं। हम सब अपना आकलन करें। 2 पत्रक है, एक पीछे एक सुझाव है। आप जाते समय आधा फाड़ के हमारे कार्यकर्ताओं को दे देंगे। बॉक्स भी रखा है, उसमें भी रहेगा। इसमें एक नंबर है, आप अगर देंगे तो हमारे कार्यकर्ता द्वारा बार बार आपसे संपर्क करके इसमें कितना प्रयास हुआ यह करेंगे। इसके अलावा समाज के अन्य जगह भी हम इस पत्रक को वितरित करेंगे और हम अपना आकलन 1 वर्ष बाद करेंगे। तो इस वर्ष का हमारा संकल्प यही है कि हम 1000 परिवार को स्वस्थ परिवार बनाएंगे।
हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसी मान्यता है, ऐसा मानते हैं कि यह जो स्थान होता है यह व्यासपीठ का स्थान है, अर्थात यहाँ बैठने वाला प्रत्येक व्यक्ति में भगवान व्यास का अंश होता है और जब भगवान व्यास के मुँह से कुछ निकलता है तो वो ग्राह्य करने की क्षमता केवल भगवान गणेश में होती है। आज उस व्यास पीठ पर भी वैसा व्यक्तित्व बैठा है और गणपति का दिन चल रहा है। हम सबको उस गणेश के रूप में स्थापित होकर के उस बात को ग्रहण करना है। आरोग्य भारती के जो कार्य हैं, लक्ष्य है, घोष वाक्य है, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ परिवार, स्वस्थ ग्राम और स्वस्थ राष्ट्र। इस संकल्प के साथ हम सब सहयोगी कार्यकर्ता के नाते आपके समक्ष समाज में रहेंगे। आपसे सहयोग ऐसे मिलता रहेगा, हम सब कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। मंच के नीचे कुछ विशिष्ट अतिथि बैठे हैं, मैं आप सबका एक परिचय करा देता हूँ। मंच के सामने बैठे हैं डॉक्टर अजय सिंह जी, आप एम्स भोपाल के निदेशक हैं। डॉक्टर भरत शरण सिंह जी, आप संघ के विभिन्न दायित्व में रहे, उनमें प्रांत कार्यवाह रहे। वर्तमान में मध्य प्रदेश निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष हैं। माननीय श्री सोमकांत उमालकर जी, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भोपाल विभाग के माननीय संघ चालक हैं। डॉक्टर मधुसूदन देशपांडे जी, अभी उनका हम लोगों से परिचय हुआ, आप आरोग्य भारती के संस्थापक न्यासी हैं। डॉक्टर सत्य प्रकाश बत्रा जी, आप मध्य भारत प्रांत के आरोग्य भारती के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर राजेश शर्मा जी, आप प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, नर्मदा अस्पताल के संचालक हैं। बहुत बहुत आभार श्री विनोद कुमार जी। कार्यक्रम के सारस्वत उद्बोधन के निमित्त हमारे आज के सारस्वत अतिथि मंचासीन डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी को डाइस पर आमंत्रित कर हमें आरोग्य भारती परिचय एवं अपने शब्दों से अनुग्रहित करने का आग्रह करता हूँ। डॉक्टर अशोक कुमार वार्ष्णेय जी। मंच पर उपस्थित आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी। आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता राज्यसभा के सांसद ओजस्वी वक्ता, जब हम सुनेंगे तो हमको मालूम पड़ेगा उनके बारे में, उनके विषय के बारे में। ऐसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, महानगर के अध्यक्ष डॉक्टर अभिजीत देशमुख जी, इस सभागार में उपस्थित आरोग्य भारती से जुड़े हुए आरोग्य भारती के शुभचिंतक, ऐसे सभी सम्मानित बंधु भगिनीगण और विद्यार्थी मित्र। वैसे तो हम में से अधिकांश आरोग्य भारती के बारे में जानते हैं, लेकिन तो भी मैं थोड़ी सी अलग प्रकार से जानकारी देता हूँ। ये इस प्रकार से भी आरोग्य भारती की जानकारी हो सकती है। आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है और केवल स्वास्थ्य सेवा ही नहीं करता, तो एकेडमिक संगठन भी है। एकेडमिक विषयों को भी बराबर देखने का काम आरोग्य भारती। सामान्य रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन वे रोगी की चिकित्सा तक सीमित रहते हैं, रोगी को दवा देना वहां तक सीमित रहते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं, हेल्थ कैंप लगाने वाले नहीं मिलते। आरोग्य भारती मेडिकल कैंप नहीं लगाते, हेल्थ कैंप लगाते हैं। तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट में भी काम करना और एकेडमिक पार्ट में भी काम करना ऐसे बहुत कम संगठन पूरे देश में मिलते हैं। मैं से यही कार्य करना, सामान्य रूप से सामान्य व्यक्ति की सोच भी ऐसी है, उसको लगता है हेल्थ और मेडिकल में कोई अंतर नहीं है। वो सोचता है कि मेरा काम केवल परिश्रम करना और अर्थोपार्जन करना है।
बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर है, मुझे भी कुछ करना चाहिए, इसके लिए वो सोचता नहीं। और इसीलिए आरोग्य भारती यही काम करती है, आरोग्यम मम स्वभाव अधिकार कर्तव्य च। स्वस्थ रहना मेरा स्वभाव बनना चाहिए, मेरा अधिकार भी है, मेरा कर्तव्य भी है। और इसके लिए हर सामान्य व्यक्ति के लिए आरोग्य भारती सहयोगी भी है, उपयोगी भी है। और यही कारण है कि आरोग्य भारती में सब प्रकार के व्यक्ति जुड़ते हैं, मेडिकल भी, नॉन मेडिकल। ग्रामीण क्षेत्र का सामान्य व्यक्ति भी जुड़ेगा, नगरीय क्षेत्र का प्रबुद्ध वर्ग भी जुड़ेगा, छोटे आयु का हमारा बालक भी होगा, सीनियर सिटीजन भी होगा, साइंटिस्ट भी होगा, डायरेक्टर, प्रोफेसर, वाइस चांसलर, हर प्रकार का व्यक्ति आरोग्य भारती की रचना में रहता है। पूरे कार्य के 4 प्रमुख आधार। एक आधार मैंने बताया, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करना, व्यक्ति को रोगी नहीं होने देना, अन्य उपक्रमों से ही वह स्वस्थ बना रहे, बीमार न पड़े, ये पहला आधार। दूसरा, वर्तमान में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का युग होने के कारण प्रतिदिन नए नए आविष्कार होते हैं, और इन आविष्कारों के कारण मनुष्य की जो सुख सुविधाएं बढ़ रही है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जब इन सुविधाओं का अति उपयोग होता है तो असुविधा निर्माण होती है। परिणाम स्वरूप आप जीवन शैली जनित रोग यह बढ़ते चले जाते हैं। कितना तक बढ़े? 83% तक जीवन शैली जनित रोग है, जिनका हम बायोलॉजी की भाषा में एनसीडी बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए कि अगर 100 रोगियों में 83 रोगी केवल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हैं, और जैसा इनका नाम है वैसा इनका निदान भी है कि अगर व्यक्ति अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित कर ले तो वह स्वस्थ रह सकता है। और इसीलिए आरोग्य भारती का दूसरा प्रमुख आधार है स्वस्थ जीवन शैली। तीसरा, चूंकि यह प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, सभी प्रकार के चिकित्सक इसमें सहयोगी होते हैं। केवल इतना ही नहीं, तो स्वास्थ्य में रुचि लेने वाले अन्य नॉन मेडिकल भी आरोग्य भारती के लिए सहयोगी कार्य करता है। और इसलिए सब प्रकार के व्यक्ति और सब प्रकार की थेरेपी आरोग्य भारती के साथ जुड़ती हैं। हम आरोग्य भारती की मान्यता है कि सभी चिकित्सा पद्धतियों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, जहाँ उनकी विशेषता में उनकी सीमाएं भी हैं। लेकिन एक मजेदार बात है कि सभी एक दूसरे के लिए परस्पर पूरक भाव से हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, कॉम्पिटिटिव नहीं है। और इसलिए होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच, सर्व समावेशी स्वास्थ्य संरचना, यह तीसरा प्रमुख आधार है। चौथा, अगर व्यक्ति में कोई रोग के लक्षण नहीं है तो क्या हम उसको स्वस्थ बोलेंगे? क्या नहीं। जब तक वे अंदर से आनंद की अनुभूति नहीं करता तब तक उसको पूर्ण स्वस्थ नहीं हो सकता। और इसलिए हमारा जो सोचने का स्पेक्ट्रम है वह फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस टू हैप्पीनेस तक है। ऐसे 4 प्रमुख आधारों पर काम करते हुए 2 नवंबर सन 2002 को प्रारंभ हुआ यह संगठन। इन 22 वर्षों में पूरे देश में आरोग्य भारती की रचना में 41 प्रांत हैं। सभी 41 प्रांतों में सक्रिय इकाइयाँ हैं। हमारी रचना में 871 जिले हैं। 800 से अधिक जिलों में आज आरोग्य भारती के पास कार्यकर्ता है। इन 800 में से 40% जिले, लगभग 350 जिले ऐसे हैं कि जिनमें ब्लॉक लेवल तक कार्यकर्ता आज आरोग्य भारती की रचना में है। अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखें तो पूर्व में देखेंगे तो मणिपुर के भी 6 जिलों में आरोग्य भारती की इकाई दिखाई पड़ेगी। अरुणाचल से लगा हुआ असम का तेजपुर जिला, वहां भी सक्रिय इकाई मिलेगी। पश्चिम में जाएंगे तो भुज सबसे अंतिम जिला, कच्छ का क्षेत्र, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पर, लखपत कोट गुरुद्वारा का नाम सुना होगा, लखपत नाम का हमारा प्रोजेक्ट चलता है। उत्तर में काश्मीर में भी मिलेंगे, लद्दाख लेह में भी आरोग्य भारती वीरप्पन का बिहड़ क्षेत्र हो,
मैसूर के आगे या वायनाड का क्षेत्र हो, वनवासी क्षेत्र, हर जगह व्यक्ति मिलेगा। बांग्लादेश के बॉर्डर पर बशीरहाट जिले में भी जाएगा, किसी भी जगह दक्षिण हो जाएंगे, कन्याकुमारी में भी जाएंगे। पूरे देश में आज आरोग्य भारती के कार्यकर्ता उपस्थित हैं और प्रिवेंटिव एस्पेक्ट माने केवल स्वस्थ जीवन शैली नहीं, स्वस्थ जीवन शैली से जुड़े हुए अभी हमारे घोषित 24 विषय हैं, लेकिन 24 से भी आगे और अन्य विषय भी जुड़े हुए हैं। और इसलिए ये विषय, इन विषयों की भी विशेषता है कि केवल नाम के विषय नहीं है, ये सभी होलिस्टिक नेचर है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ, योग केंद्र है। योग केंद्र केवल योगासन का माध्यम नहीं है, मेंटल हेल्थ से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी, स्वस्थ जीवन शैली से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। वहाँ से ट्रेंड होकर जो व्यक्ति होगा वो अपना नया केंद्र भी खोल सकता है। वो खुद योगासन करता है तो परिवार के व्यक्तियों को लाभ होता है क्या, उसके वर्किंग प्लेस पर कुछ लाभ होता है क्या, जहाँ पर योग केंद्र चल रहा है उसके कैचमेंट एरिया में कुछ उसका प्रभाव होता है क्या। कहने को वो योग केंद्र है, लेकिन इतना बड़ा स्पेक्ट्रम उसके साथ होता है, ऐसे सभी विषयों के साथ। और इसीलिए अगर विषयों को देखेंगे तो हमारे पास अनिवार्य विषय भी है, धन्वंतरि जयंती और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो समसामयिक विषय, डायबिटीज के बारे में, स्पिरिचुअल हेल्थ के बारे में, डी एडिक्शन के बारे में, ऐसे स्पेसिफिक विषय। सामान्य व्यक्ति से जुड़े स्वस्थ जीवन शैली, एक ग्राम में क्या क्या काम करना है, ऐसे विषय भी हैं। और इन पर शोध कार्य होना यह भी एक ऐसा विषय है, एकेडमिक्स यह विषय है। जल कैसे पीना, कितना पीना, कब वो अमृत और कब विष हो जाएगा, ऐसे आधारभूत विषय भी हैं। और स्पिरिचुअल हेल्थ जैसे स्पेसिफिक विषय भी हैं। ऐसे सब प्रकार के विषय आरोग्य भारती की रचना में होते हैं। और इन 22 वर्षों के बाद जैसे जैसे काम बढ़ रहा है, कार्य का प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। जहाँ जहाँ काम पुराना हो रहा है वहाँ स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता हो रही है, लोगों के स्वभाव का अंग बन गया है स्वस्थ जीवन शैली। आज उन परिवारों का मेडिकल बजट, मेडिकल एक्सपेंस कम होता हुआ दिखाई पड़ता है। हमारे 20,000 आरोग्य मित्र हैं। धीमे धीमे परिवारों में जागरूकता रहेगी। अतिथि का स्वागत करेंगे तो घर में निर्मित वस्तु से करेंगे, फास्ट फूड से नहीं करेंगे, बाजार से खरीद के नहीं करेंगे, जो है वही है। आज बच्चे के टिफिन में हम घर से बना हुआ पौष्टिक भोजन देंगे, बाहर से कोई ब्रेड जैम लगा के दे दिया, इतना पर्याप्त नहीं है। बच्चे को पौष्टिक भोजन चाहिए। इतना ही नहीं तो धीमे धीमे एलोपैथिक सिस्टम में भी आज होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच की चर्चा भी होने लगी है। और वहाँ पर भी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, इनकी चर्चा ही नहीं होती, उनके बारे में सत्र भी लिया जाता है। और इसलिए कार्य का प्रभाव धीमे धीमे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। थोड़ा सा इसमें जो सौभाग्य के दुर्भाग्य के कोरोना ने स्थिति पैदा कर दी कि कोरोना आया तो महामारी के रूप में था, लेकिन इस महामारी के रूप में भी कुछ ऐसी चीजें स्थापित हो गई कि जो शायद हम पहले सोचते नहीं थे। कोरोना की आज तक भी कोई दवाई नहीं है और इसलिए सामान्य व्यक्ति को लगने लगा कि यह आवश्यक नहीं है कि हर रोग की कोई दवा होगी। इट इज नॉट नेसेसरी टू बी ए पिल फॉर एवरीथिंग। दूसरा लोगों को ध्यान में आया सेकेंड वेव में कि लोगों के पास पैसा था लेकिन हॉस्पिटल में बेड नहीं था, तो स्वास्थ्य को पैसे से नहीं खरीद सकते, यह भी ध्यान है। तीसरा, अगर मुझे स्वस्थ रहना है तो मुझे ही प्रयत्न करना पड़ेगा, दूसरे को नहीं। माय हेल्थ इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और चौथा, अगर कोई दवा नहीं है तो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट से जुड़े हुए छोटे छोटे उपक्रम हम ध्यान करें। हमने कौन कौन से काम किए थे? हाथ धोना, मास्क लगाना, प्रातःकाल जल्दी उठना,
में 2 बूंद अड़ू तेल डालना, घर में उपलब्ध वस्तुओं से तुलसी, दालचीनी, अदरक और काली मिर्च इन्हीं से काढ़ा बना, और वो काढ़ा पूरे देश भर में पॉपुलर हुआ, देश के बाहर भी पॉपुलर हुआ। मैं उन दिनों बहुत सारे इंटरनेशनल वेबिनार में जुड़ता था तो अनुभव करता था कि अमेरिका में भी 65% लोग आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे थे। बाद में मैंने पढ़ा कि एशिया और यूरोप के देश 80% आबादी आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे थे। भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने संजीवनी ऐप के माध्यम से कैलकुलेट कराया कि भारत में 89% लोग आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे थे। मैं आज भी पूरे देश में घूमता हूँ, पूछता रहता हूँ, मुझे भी अनुभव होता है 50% लोग अभी भी आयुष काढ़े का प्रयोग कर रहे हैं। 60% लोग अभी भी घर का बना ताजा भोजन करते हैं। एक 70% लगभग ऐसे लोग हैं जो अभी भी गुनगुना पानी पीते, गर्म पानी पीते, और 70 to 80% लोग ऐसे हैं कि अपने को स्वस्थ रखने के लिए कुछ न कुछ शारीरिक व्यायाम करते हैं। आरोग्य भारती की यही तो सब काम है। कोरोना के कारण से वे पॉपुलर ही नहीं हो गए, समाज में स्थापित हो गए। आज स्वास्थ्य को देखने का दृष्टिकोण बदल गया है। सामान्य व्यक्ति होलिस्टिक वे में देखता है, प्रिवेंटिव भी देखता है, क्यूरेटिव भी देखता है, और केवल हमारा ही नहीं बदला, WHO का भी बदला है। कि जैसे भारत ने अपने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेद का प्रयोग किया, वैसे उस समय स्विट्जरलैंड, चाइना, इंग्लैंड, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना, मलेशिया, ताइवान, इन्होंने सबने प्रयोग किया। भारत का जो आयुर्वेद है, WHO ने उसको ध्यान में लिया। दिसंबर 2020 में भारत सरकार को निवेदन किया कि आयुर्वेद के क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र विकसित करें। भारत सरकार ने 1.5 वर्ष परिश्रम किया। 19 अप्रैल 2022 को गुजरात के जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, उसकी आधारशिला रखी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उस समय WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस वे स्वयं आए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री श्री प्रवीण जगन्नाथ वे भी वहीं थे। ऑनलाइन बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के प्रधानमंत्री भी जुड़े थे। और उसी समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि आयुर्वेद के क्षेत्र में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो सकती है। अगले 2 दिन तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट थी। उसकी विशेषता हर एक को मालूम रहनी चाहिए कि वह ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम GCTM केवल भारत के लिए नहीं होगा, पूरे विश्व के 170 देशों के सभी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की पढ़ाई भी है, शोध कार्य भी है, कॉमर्स भी है। और वो पहला ऐसा केंद्र है संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा हुआ कि जो भारत विकासशील देशों में आता है। सारे ऑफिस उनके विकसित राष्ट्र में है। ये पहला GCTM है जो भारत के अंदर है। ये कोरोना की अर्थात जिन विषयों को हम सहज रीति में पालन करते हैं, हमारी संस्कृति में से इवॉल्व हुए हैं, हमारे अलग अलग प्रकार से इवॉल्व हुए हैं, आज उनको वैश्विक मान्यता मिल रही है। योग, मिलेट्स ये तो हम जानते हैं, लेकिन एक जो चीज जो हम हमेशा से कहते हैं, यस्य देशस्य यो जंतु तज्जं तस्यौषधं हितम्, अर्थात जो व्यक्ति जहाँ रहता है उसको उसी स्थान की औषधि हितकारी होती है। या बच्चों के पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है कि 100 किलोमीटर के रेंज में जो पैदा होता है वो उस क्षेत्र के निवासियों के लिए पर्याप्त है। और आज यही चीज पूरे विश्व भर में रीजनल फूड, सीजनल फूड, लोकल फूड के अभियान के रूप में चल रही है, जगह जगह है। ये ऐसा विषय है कि जो पूरे देश भर में, विश्व भर में स्वीकार है। आयुर्वेद में प्रकृति परीक्षण करने के बाद रोगी की स्थिति देखकर तब एक स्पेसिफिक मेडिसिन देते हैं। आज मॉडर्न मेडिसिन में भी उनको ध्यान में आने लगा है कि एक ही लक्षण, एक ही दवा होने के बावजूद भी हर प्रकार के रोगी में अलग अलग प्रकार से रोगी दवा का प्रभाव होता है। बाद में उन्होंने भी खोजा
कि हर व्यक्ति का जीनोमिक स्ट्रक्चर अलग अलग है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार की दवाई है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन कुछ समय के लिए हो सकती हैं, स्पेसिफिक नहीं हो सकती। एक विषय जो और पूरे विश्व में आगे आने की अभी बिल्कुल तैयारी में है कि जिस तरह से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स चल रहे हैं, मेडिकल की सुविधाएं बढ़ती चली जा रही है, एम्स बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बढ़ रहे हैं, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, पीएचसी सीएचसी बढ़ रहे हैं, लेकिन मजे की बात है रोगियों की संख्या भी उसी तरह से बढ़ रही है। आज आवश्यकता है इस सोच को बदलने की कि क्या केवल रोगी चिकित्सा से हम पूरे संपूर्ण देश को स्वास्थ्य दे सकते हैं। तो हमको फिर पुरानी लाइन में जाना पड़ेगा, क्लेम एट द सोर्स, जहां से बीमारी प्रारंभ होती वहीं पर उसको रोकना, अर्थात स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना आज की आवश्यकता है। मैं कई बार कहता हूं जैसे स्वच्छता मिशन 2014 में शुरू हुआ, 2024 में 10 वर्ष के बाद अब उसके परिणाम आ रहे हैं जगह जगह पर। सरकार भी चलाती है, एनजीओ भी चलाते हैं, सामाजिक संगठन भी प्रयास करते हैं, अलग अलग प्रकार के सब व्यक्ति भी प्रयास करते हैं, उसका परिणाम आ रहा है। आज की आवश्यकता है कि स्वस्थ जीवन शैली अभियान यह सरकार भी चलाए, एनजीओ भी योगदान करें, उसमें CSR भी हो, बड़े बड़े संस्थान भी करें, सामाजिक संगठन भी करें, तब हम पूरे देश को अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं और यह आज विश्व के स्तर पर भी स्वीकार भी होगा और उसका प्रभाव भी दिखाई पड़ेगा। मुझे लगता है इस समय मुझे इतना ही बोलना चाहिए। आपके सारे प्रश्नों के लिए सर्वोदय आभार। अग्रिम कड़ी में एक अत्यंत विशिष्ट अनुभाग की ओर अग्रसर है, आरोग्य संपदा विशेषांक विमोचन एवं धन्वंतरी सेवा सम्मान की प्रस्तावना प्रस्तुति हेतु मैं श्री मिहिर कुमार जी को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। श्री मिहिर कुमार जी। आरोग्य भारती की एक मासिक पत्रिका है आरोग्य संपदा के नाम से। यह प्रत्येक माह एक विशेष अंक को लेकर हम निकालते हैं। यह जो अंक है वो सुपोषण अंक है। इतने गुणवान अतिथि हों और हम इस अवसर का लाभ ना लें, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं मंचस्थ अतिथि से आग्रह करता हूँ कि हमारी आरोग्य संपदा की मासिक पत्रिका आरोग्य संपदा का विमोचन करें। ये सुपोषण अंक है, इसमें पोषण कैसे हो, हम इसकी जितने भी प्रिवेंटिव एस्पेक्ट हैं उसकी चर्चा करते हैं। हर माह है, अभी आप सबको मिलेगा बात। हम एक विशेष क्षण है, अशोक जी भाई साहब हम सब कार्यकर्ताओं को जब मार्गदर्शन देते समय कई उदाहरण देते हैं तो रज्जू भैया का एक उदाहरण अक्सर दिया करते थे कि 95 के दशक में जब देश में कई तरह के आंदोलन और सब नकारात्मक वातावरण था, तो एक पत्रकार ने पूछा, रज्जू भैया अभी देखिए किसान आंदोलन कर रहे हैं, मजदूर धरने पे बैठे हैं, विद्यार्थी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं, नेता जेल जा रहे हैं, क्या ऐसी को हम दृष्टि कहते हैं, ऐसे ही देश चलेगा। तो रज्जू भैया का जो उत्तर था ये हम सब कार्यकर्ताओं की प्रेरणा का है। कहते हैं कि महोदय हमारे संघ के वर्ग भी चल रहे हैं, विद्यार्थी कक्षा में भी बैठे हैं, मजदूर अपने काम भी कर रहे हैं, हम जैसे कार्यकर्ता निरंतर प्रवास भी कर रहे हैं और समाज इससे चलता है, ना कि जो आप देखते हैं। समाज की दृष्टि क्या है? ऐसे लोगों को भी ढूंढना, खोजना और एक उचित मंच देना, यह भी आरोग्य भारती का एक कार्य है। आप सबको अच्छा लगेगा। आज हम धन्वंतरी सेवा सम्मान जो प्रत्येक वर्ष देते हैं, एक सेवा ऐसे व्यक्तित्व को जिसको समाज शायद कम जानता हो, लेकिन हमारे कार्यकर्ता उनको ढूंढते हैं। ऐसे इस वर्ष का सम्मान हम जिनको दे रहे हैं वह है श्रीमती डॉक्टर मंजुलता राजेश स्थापक जी। मंजुलता जी नमस्कार। मैं मंचस्थ अतिथि से आग्रह करता हूँ कि मंजुलता जी को 2024 का धन्वंतरी सेवा सम्मान दें। डॉक्टर मंजुलता स्थापक जी का जन्म 15 मार्च 1969 को जबलपुर में हुआ। शिक्षा प्राप्ति के बाद शिक्षण कार्य में रुचि होने के कारण शिक्षिका के रूप में आप अपनी सेवा देने लगी। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मंडला जिले के लहसर गांव में स्थित
जनजाति शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय उच्च विद्यालय में प्राचार्य के रूप में सेवा दे रही हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य एवं स्वावलंबन को आधार बनाकर जनजाति क्षेत्र में रहने वाले बालिकाओं किशोरियों के लिए स्वयं को उनके अनुरूप ढाल दिया। स्वयं के खर्च से उसी शासकीय विद्यालय में परीक्षा हेतु एक भवन, एक कक्षा एवं सुरक्षा हेतु दीवार का निर्माण संपन्न कराया। उस क्षेत्र में स्वयं के खर्च पर भ्रमण कर बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित कर कम से कम 12वीं तक की पढ़ाई पूरी हो इसके लिए कार्य करते हैं। प्रतिदिन एक कक्षा स्वास्थ्य जागरूकता हेतु अलग से लेती हैं। पूरा परिवार स्वस्थ रहे इसके लिए परिवार में स्वच्छता, प्रकृति आधारित जीवन शैली, स्वास्थ्य के छोटे छोटे उपक्रम, स्थानीय उपलब्ध भोजन के लिए प्रेरित करना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं प्राथमिक उपचार संबंधी जानकारी हेतु प्रबोधन एवं प्रशिक्षण का कार्य निरंतरता से करती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप उस गांव में स्वास्थ्य का अनुपात बढ़ गया है। स्वावलंबन की दृष्टि से उन बालिकाओं के माता पिता को कौशल विकास का प्रशिक्षण देकर आसपास के शहरों में रोजगार उपलब्ध करवाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। आपके सफलतम प्रयास से यह गाँव नशा मुक्त होने की ओर की अग्रसर है। ऐसे स्वास्थ्य सेवा में साधक के रूप में निरंतर सेवा देने वाली श्रीमती डॉक्टर मंजूलता राजेश स्थापक के स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन की मंगल कामना करते हुए उन्हें सम्मानित करने में आरोग्य भारती गर्व का अनुभव करती है। ईश्वर से प्रार्थना है कि वो इसी प्रकार साधनारत रहकर स्वास्थ्य सेवा में नए नए कीर्तिमान स्थापित करें। यह सुमधुर व्यतीत क्षण माननीय अतिथिगणों के साथ सदैव के लिए आज हम सभी के स्मृति पटल पर अंकित हो चुका है। एक बार जोरदार तालियां इस सुमधुर पल के लिए। आज तक जिन्हें हमने टीवी पर देखा एवं सुना है, जिनकी ज्ञान संकलित वाणी एवं वाक्पटुता के हम सभी प्रशंसक हैं, जिनके प्रशंसक वरिष्ठ वर्ग मात्र नहीं अपितु युवा वर्ग भी अत्यंत प्रभावी है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सभागार में उपस्थित युवा वर्ग की उपस्थिति ही है, जिनके तथ्यात्मक शब्दों से हम सभी परिचित हैं एवं जिनके जल्पों को देखकर मन सदैव रोमांचित हो जाता है एवं उन्हें बार बार सुनने की उत्कंठा कदाचित समाप्त नहीं होती। उनके विषय में यदि मैं शब्दशः वर्णन करूं तो निश्चित ही कार्यक्रम की सीमा अवधि समाप्त हो जाएगी। इसलिए अतिरिक्त समय न लेते हुए आज के हमारे मुख्य वक्ता माननीय सांसद महोदय राज्यसभा डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को पोडियम पर विषय उद्बोधन हेतु सविनय आमंत्रित करता है। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी।